की शादी जानवी से होती है। शादी के बाद आदित्य की सास उसकी इकलौती और खूबसूरत साली अनाया की शादी की जिम्मेदारी उसे सौंप देती है। अब आदित्य अपनी खूबसूरत साली की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगता है। आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं खूबसूरत साली की शादी। आदित्य जयमाला के लिए जानवी का इंतजार कर रहा था। ओफो, ये जानवी को भी जयमाला के लिए आने में कितना वक्त लग रहा है, पता नहीं कब आएगी। तभी जानवी स्टेज पर आती हुई दिखाई देती है। आखिरकार जानवी आ रही है, लेकिन इसके साथ ये बला की खूबसूरत लड़की कौन है जो इसके बगल में चल रही है? कहीं ये जानवी की छोटी बहन अनाया तो नहीं? अरे यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? अगर इसे पहले देख लिया होता तो इसी से शादी करता, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। चलो, ये मेरी साली तो है, बस इतने से ही संतोष कर लूंगा। वैसे भी साली आधी घर वाली होती है। आदित्य अपने मन में ये सब सोच ही रहा था और जानवी उसके पास आ जाती है। क्या सोच रहे हैं जीजा जी, दीदी के गले में वरमाला नहीं डालेंगे क्या? सोच रहा हूं कि ये वरमाला आपके गले में डाल दूं। ना ना जीजा जी, ऐसा सोचना भी मत। अब जल्दी से दीदी के गले में वरमाला डालिए। ठीक है, आप कह रही है तो मैं आपकी दीदी को वरमाला पहना देता हूँ। उसके बाद आदित्य और जानवी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। कुछ देर के बाद शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं और शादी संपन्न हो जाती है। जानवी की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद, आदित्य बेटा, जानवी की माँ ने तुम दोनों को पग फेरों के लिए बुलाए है। तू कल जानवी को लेकर उसके मायके चले जाना। ठीक है माँ, इसी बहाने मेरी खूबसूरत साली अनाया से भी मुलाकात हो जाएगी। क्या कहा तूने? कुछ नहीं माँ, मैं कल जानवी को लेकर उसके मायके चला जाऊंगा। दूसरे दिन आदित्य जानवी को लेकर उसके मायके जाता है, जहाँ अनाया उन दोनों का स्वागत करती है। वेलकम जीजू, हमारे घर में आपका स्वागत है। क्या लाऊं आपके लिए, ठंडा या गरम? आप तो अगर ठंडा भी लाएंगी तो आपके हाथों में आकर वो गर्म हो जाएगा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ भी ले आइए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं शादी के दिन से देख रही हूँ तुम अनाया से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अरे मेरी जान, एक ही तो साली है मेरी, क्या मैं उससे मजाक भी नहीं कर सकता? तभी जानवी की माँ शीतल वहाँ आती है। सही कहा आपने दामाद जी, एक ही साली है आपकी और अब इसकी शादी की जिम्मेदारी आपकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप तो जानते हैं कि जानवी और अनाया का कोई भाई नहीं है। आपके ससुर जी से अब अकेले कुछ नहीं होता, इसलिए अनाया की शादी की जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए, मैं इसके भी हाथ पीले कर दूं। आदित्य मन ही मन सोचता है कि अनाया की शादी काश मुझसे ही हो जाती। काश अनाया की शादी मुझसे ही हो जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप क्या सोचने लगे दामाद जी? कुछ नहीं, मैं अनाया के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर आपको बताता हूँ। तभी अनाया शरबत लेकर आती है। लीजिए जीजू, शरबत पीजिए और अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। थोड़ी देर में आप दोनों को खाने के लिए बुलाती हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की खाना भी बनाती है? हाँ, माँ ने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। फिर तो आपके लिए लड़का मिलना और भी आसान हो जाएगा। आदित्य की इस बात पर अनाया शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। पग फेरों की रस्म के बाद दूसरे दिन आदित्य और जानवी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद शीतल आदित्य को फोन करती है। दामाद जी, आपने अनाया के लिए कोई लड़का देखा? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपको 2-3 दिन में बताता हूँ। ठीक है दामाद जी। आदित्य अनाया के रिश्ते के लिए सोचने लगता है। इतनी खूबसूरत साली को कौन अपने से दूर भेजना चाहेगा? अनाया की शादी किसी ऐसे लड़के से करवा देता हूँ जो मेरे आसपास ही रहता हो। तभी आदित्य को विजय का ध्यान आता है। विजय आदित्य की टीम में काम करता था और उसका घर आदित्य के घर के पास ही था। अनाया की शादी विजय से करवा देता हूँ। काम के सिलसिले में अक्सर विजय के घर जाना होता ही है, इसी बहाने मेरी खूबसूरत साली मेरी नजरों के सामने रहेगी। आदित्य उसी समय शीतल को फोन करता है और विजय के बारे में बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, दोनों बहनें आसपास रहेंगी तो उनका दिल भी लगा रहेगा। आप विजय से कह देना कि कल हम लोग रिश्ते की बात करने उसके घर आएंगे। विजय और उसके माता पिता की रजामंदी भी तो लेनी जरूरी है। माँ जी, आप तो बस ये रिश्ता पक्का समझिए, विजय के माता पिता मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। ठीक है दामाद जी, आपने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। दूसरे दिन शीतल अपने पति सुभाष के साथ विजय के घर आती है। विजय के माता पिता आदित्य से बहुत प्रभावित थे, इसलिए आदित्य की साली का रिश्ता वे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और उसी दिन अनाया और विजय की सगाई भी हो जाती है।
इस बात से सबसे ज्यादा खुशी आदित्य को होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अब अनाया भी हमारे पड़ोस में रहने आ रही है। क्या बात है, अनाया की शादी से आपको कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। अरे भाई, खुशी क्यों नहीं होगी? तुम दोनों बहनें पड़ोस में रहोगी, एक दूसरे से रोज मिलोगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। अनाया का साथ पाकर तुम्हें खुशी मिलेगी और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। तुम जरूर कुछ गलत सोच रही होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं तो मैं आपके लिए गलत क्यों सोचूंगी भला। अच्छा, अब हमें अनाया की शादी की तैयारी करनी है। हाँ, माँ ने मुझे सब बता दिया है। मैं शॉपिंग का काम संभालूंगी, आप कार्ड छपवाने, मैरिज हॉल बुक करने और बैंड बाजे का काम संभाल लीजिए। ठीक है। अब आदित्य और जानवी अनाया की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और 1 महीने बाद अनाया की शादी विजय के साथ हो जाती है। शादी के बाद आदित्य रोज सुबह शाम किसी न किसी बहाने से विजय से मिलने उसके घर चला जाता। अरे सर, आप अभी तो सुबह के 8:30 बजे हैं। मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। मैंने सोचा कि अब तो हम दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार बन चुके हैं, तो क्यों ना एक साथ ही ऑफिस आए जाएं। मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है, मैं अभी आया। विजय। जी सर। अनाया से कहना मुझे एक गिलास पानी दे दे। ठीक है सर, मैं अभी आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। तभी थोड़ी देर में विजय की माँ आदित्य के लिए पानी लेकर आती है। आंटी, आपने क्यों तकलीफ की? अनाया को भेज देती। बेटा, अनाया कपड़े धो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी ले आई। ठीक है माँ जी। पानी पीकर आदित्य विजय को लेकर ऑफिस चला जाता है। शाम को भी दोनों साथ में घर लौटते हैं। आदित्य विजय को उसके घर ड्रॉप करता है और तभी वो एक लंबी उबासी लेता है। क्या बात है सर, लगता है आप बहुत थक गए हैं। हाँ, आज ऑफिस में कितना ज्यादा काम था, मीटिंग पर मीटिंग, फिर प्रेजेंटेशन। थकान तो होगी ही। अगर एक कप चाय मिल जाती तो। चलिए ना सर, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। आदित्य ने ये सब इसलिए किया था कि वो अनाया से मिल सके, लेकिन जब वो घर के अंदर गया तो विजय के पिताजी ने बताया कि अनाया और कैलाशी दोनों बाजार गए हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सर, चाय तो पीते जाइए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। नहीं, चाय फिर कभी पी लूंगा। आदित्य वहां से अपने घर आ जाता है। इसी तरह अब आदित्य रोज अनाया को देखने के लिए विजय के घर आता और उसे अपने साथ ऑफिस ले जाता और शाम को उसे घर ड्रॉप कर देता। लेकिन उसे अनाया कभी भी दिखाई नहीं दी। इस बात से आदित्य चिढ़ गया। खूबसूरत साली के रोज दर्शन करने के लिए अपने उस जूनियर से उसकी शादी करवाई, जो मेरे पड़ोस में रहता है, लेकिन शादी के बाद एक दिन भी अनाया मुझे नजर नहीं आई। अब आदित्य इस बात का गुस्सा ऑफिस में विजय पर निकालने लगा। उसे छोटी छोटी बातों पर डांटने लगा। एक दिन की बात है। विजय आज ऑफिस क्यों नहीं आया? आने दो उसे, इस बार तो उसे जॉब से निकाल दूंगा। तभी आदित्य के पास एक मेल आता है। अरे, ये तो विजय की मेल है। क्या विजय ने रिजाइन कर दिया? ओह नो। तभी आदित्य के पास विजय की कॉल आती है। हेलो सर, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे नई जॉब मिल गई है, वो भी बेंगलोर में। लेकिन तुम्हें बेंगलोर जाने की क्या जरूरत है? फिर यहाँ अनाया और तुम्हारे माता पिता कैसे रहेंगे? सर, वे सभी मेरे साथ बेंगलोर जाएंगे। कंपनी की ओर से मुझे वहाँ रहने के लिए फ्लैट दिया जा रहा है। इतना कहकर विजय फोन रख देता है। मेरी खूबसूरत साली मुझसे दूर जा रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। आदित्य शाम को घर लौटते वक्त विजय के घर जाता है, लेकिन घर में ताला लगा हुआ था। तभी आदित्य के फोन पर एक मैसेज आता है। ये तो अनाया का मैसेज है। मैसेज में लिखा था, डियर जीजू, मैं और विजय जानते हैं कि आप बहाने से मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आया करते थे और मुझसे ना मिल पाने की खींच आप विजय पर निकालने लगे। इस बात का पता तो मुझे आपकी शादी के वक्त ही लग गया था कि आपकी नजर मुझ पर है। सोचिए, ये बात दीदी को पता लग जाती तो उनको कैसा लगता। कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती। इसलिए हम लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैसेज पढ़कर आदित्य बहुत शर्मिंदा होता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। Please subscribe this channel.